नमस्कार, मैं हूं राजीव। बिहार के चुनाव पर हमारी ये चर्चा आज फिर आगे बढ़ रही है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं महागठबंधन के विभिन्न घटकों की और खास करके इसके जो छोटे-छोटे दल हैं, घटक दल हैं, उनकी जो बढ़ी-चढ़ी मांगे हैं, क्या वो गठबंधन के अंदर मोलभाव की रणनीति है या वास्तव में उनकी हैसियत जो है वो इस नाते बढ़ी हुई है कि जो मुख्य दल हैं उनकी हैसियत कमजोर हो रही है। तो सबसे पहले जो इन घटक दलों की मांगे हैं इसके बारे में हम समझेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे कि हाँ उनकी मांगे किस हद तक वाजिब हैं। हमारी चर्चा में आज हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं आरा से वरिष्ठ पत्रकार गुंजन सिन्हा, हमारे साथ हैं संदीप त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शांतनु कुमार। पहले संदीप जी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने आज हमारे देशमंथन पोर्टल पे एक अच्छा विश्लेषण भी डाला है जिसमें तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनकी अपनी मांगे, खासतौर पर जो छोटे छोटे दल हैं उनकी जो मांगे हैं उनका पूरा विवरण आपने सामने रखा है और पिछले चुनाव में उनकी क्या स्थिति रही थी वो भी उसमें आपने बताई है। एक बार उस विश्लेषण को संक्षेप में हमारे सामने रखिए। जी देखिए, ये जो बिहार में महागठबंधन की अभी जो शेप आई है, यानी कि जो जो दल उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मूल बिंदु आज ये है कि जो महागठबंधन है उसमें शामिल छोटे दलों की जो डिमांड है वह कैसी है, वो क्या जेन्युइन है। तो जब हम पिछले चुनावों पे उनकी स्थितियों पे निगाह डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो 5 छोटे दल हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का रालोसपा और मुकेश साहनी का विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम, इन 5 दलों ने में से जो एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी मुकेश साहनी की, वीआईपी, हम इसको आगे वीआईपी कहेंगे विकासशील के कहने के बजाय, ये पिछले चुनाव में नहीं थी। और जो बाकी चुनाव जो पार्टियां थी वो पिछले चुनाव में लड़ी थी अपने अपने स्थितियों में, जिसमें सीपीआईएमएल, सीपीएम और सीपीआई अकेले अकेले लड़ी थी और अच्छी खासी सीटों पे लड़ी थी। तो ये पांचों दल मिला के कुल मिला के 6.06 के आसपास वोट पाते हैं पूरे प्रदेश, जिसमें कि 2 पॉइंट जो आरएलएसपी है वो सबसे ज्यादा पाती है 2.56, और इसके अलावा जो अन्य दल हैं जैसे सीपीआईएमएल है वो 1.54 पाती है 98 सीटों पे लड़के। सीपीआई भी 98 सीटों पे लड़ती है, 96 पे इनकी जमानत जब्त होती है और 1.36% वोट पाते हैं। और सीपीएम जो है वो 43 सीटों पे लड़ती है, 42 पे जमानत जब्त होती है और 0.6% वोट पाती है। कल परसों इन लोगों ने डिमांड की, राजद और कांग्रेस जो उस महागठबंधन के बड़े दल हैं, कि उनको सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, और कल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनके लिए सम्मानजनक सीटों का मतलब क्या है। अब ये पांचों दलों की जो डिमांड है वो आ रही है कुल 169 सीटें, 243 सीटें कुल हैं, जिसमें 169 सीटें यानी 69% सीटें ये चाहते हैं। तो साफ है कि आरजेडी और कांग्रेस इस पर सहमत नहीं हो सकते और ये बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग के लिए ये अपनी डिमांड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से 30 से 50 के बीच, 30 कंजर्वेटिव पे, अगर राजद और कांग्रेस बहुत ज्यादा इन्हें लेने के इच्छुक नहीं है एनी हाउ, तो 30 से ज्यादा सीटें नहीं दे पाएंगे। और अगर इच्छुक हैं कि चलो 6% है कुछ तो मिलेगा, हालांकि ये जो 6% है तो वह पूरे स्टेट में नहीं है, जिन जगहों पे ये प्रभावी है वहां तो ये अपनी ही प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि इनसे आरजेडी या कांग्रेस को, यानी महागठबंधन को कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा। जी तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त महागठबंधन, आप कुछ बोल रहे थे राजीव जी। तो अब इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जैसा गुंजन जी आपने सुना, रालोसपा लगभग 49-50 सीटें चाह रही है, वीआईपी 25 सीट मांग रही है, भाकपा माकपा 45 सीटें मांग रहे हैं, भाकपा माले लेनिन जो है सीपीआईएमएल वो 50 सीटें मांग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो इतनी बढ़ी चढ़ी मांग है वो सिर्फ इसलिए है कि बाद में
तो जब बातचीत की टेबल पे बैठेंगे तो वहां मोलतोल होना ही है। तो पहले ज्यादा बड़ा दांव रखो, मतलब ये कि अगर आपको 50 सीटें मांगो तो शायद आपको 5 सीटें मिलेंगी या 10 सीटें मिलेंगी। क्या ये वाला गणित है? बिल्कुल, ये हास्यास्पद है। इन पार्टियों की जो मांग है ना, बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि किसी भी इसमें जितनी पार्टियां हैं वो मुख्यतः जातिवादी पार्टियां हैं, वाम दलों को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियां जातिवादी, जातियों के आधार पर हैं। और कहीं इनकी इंडिपेंडेंट कोई औकात नहीं कि कोई एक भी सीट ये जीत सके। एक भी सीट नहीं जीत सकते, अपने दम पर एक सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये मोल भाव करके अपना कुछ कुछ गणित बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है, विडंबना यह है कि वाम दल भी उसी स्थिति में बिहार में पहुंच गए हैं। वो भी अपनी आइडियोलॉजिकल जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां जिनको वो चुनौती देने जा रहे हैं, यानी जेडीयू को, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को, तो जेडीयू ने आज से ही अपना वो चुनावी अभियान शुरू कर दिया और वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना करके करीब करीब उनका दावा है कि 26 लाख लोगों से हमने आज संपर्क नीतीश कुमार ने किया। जहां वो एकदम मैदान में उतर चुके हैं, उनके सामने में ये सच पूछे तो पिग्मीज की तरह नजर आते हैं, जो आपसी खींचतान में ये भी पड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी स्थिति ऐसी क्यों है? ऐसी इसलिए है कि इनकी जो जातिवादी जमीन तो सभी पार्टियों की मोटा मोटी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि कोई आइडियोलॉजिकल इनका कोई स्टैंड है ही नहीं। जो वाम दलों का थोड़ा पहले कुछ हुआ करता था, काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन जब से वो आरजेडी के साथ सटे, आपको याद होगा कि शुरू में बिहार में वाम दलों का बहुत अच्छा खासा अपना वोट बैंक था, अच्छा खासा। और सांसद का चुनाव भी यहाँ से हमारे भोजपुर से ही जीते थे रामेश्वर प्रसाद, तो एक दौर वह भी था। और बेगूसराय और जहानाबाद और कई इलाकों में वाम दलों की अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन समय के साथ और खासकर जो सत्ता के साथ और लालू प्रसाद के साथ ये सट गए, तो तमाम इन लोगों ने और छोटे दलों ने अपनी औकात खो दी, अपना वजूद खो दिया। इवन कांग्रेस ने भी खो दिया था। कांग्रेस ने फिर से उसको थोड़ा बहुत रिगेन किया है, लेकिन बाकी पार्टियां जो दलों का नाम है वो कोई जानता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई जाने भी क्यों, बिहार की जो मूल समस्याएं हैं अगर आप उन पर हाथ रखिए, उनकी सोचिए, तो किसी भी मूल समस्या पर इन पार्टियों ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। अभी पूरा आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, कोरोना से ग्रस्त है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन उन सबके बावजूद सत्तारूढ़ जो दल हैं एकदम आराम से मजे की स्थिति में है। उनको चूंकि चुनौती देने वाला कोई नहीं है। उनके पास एक जो विपक्ष के पास में जो एक सबसे बड़ा चेहरा है या था, वो लालू प्रसाद था। लालू प्रसाद से अभी भी जो आरजेडी का गठबंधन कोई संचालन कोई कर रहा है, किसे कितनी सीटें मिलेंगी या कोई तय कर रहा है, तो वो लालू प्रसाद ही होंगे, तेजस्वी या कोई और नहीं होगा। और इसके लिए ये इन दलों के लोग बारी बारी से जाके लालू प्रसाद से मिलते हैं वहां पर, हालांकि वो कैद में है, मिलते हैं उनसे। अब उस पर भी कल परसों की खबर है कि मुलाकातियों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए उस पर बंद लगा दी गई है। अब लालू प्रसाद से मिलने वालों पर रोक है, लोग मिल सकते जैसे पहले मिल रहे थे। शायद किसी मजिस्ट्रेट को भी तैनात कर दिया गया है वहां। तो एक तरफ में 1 लाख लोगों से संपर्क करने का दावा कर रहे हैं एक दिन में, लालू प्रसाद 10-5 लोगों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उनकी अपनी कोई औकात कहीं पर नहीं है। ये सच पूछिए तो कटोरा लेके मांगने वाली स्थिति है, दाता से जो मिल जाए। लेकिन स्थिति जो जमीनी हकीकत है वो, चूंकि इन लोगों ने अपनी जमीन खो दी है, जनता से कोई संपर्क नहीं है, सिर्फ जातिवादी पॉकेट्स हैं जहां पर इनकी पहुंच है, बस। जी शांतनु, आपके हिसाब से स्थिति क्या बन रही है? जो छोटे छोटे दल हैं वो मोलभाव कर रहे हैं, या दूसरी बात यह है कि शायद जो इस महागठबंधन के जो 2 बड़े दल हैं, राजद और कांग्रेस, शायद उनकी अपनी जमीनी स्थिति ही इतनी मजबूत नहीं है और उसके चलते ये इतने बढ़े चढ़े दावे कर पा रहे हैं। देखिए, गुंजन सर की कई सारी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बिहार में जो जमीनी समस्याएं हैं उनमें उनको किसी भी दल ने कोई एड्रेस नहीं किया। लेकिन जिन भी छोटे दलों की बात आप कर रहे हैं, उनके सामने खोने के लिए कुछ नहीं है। इस महागठबंधन के दौर में
जो स्थिति लालू प्रसाद के एब्सेंस में बिहार में जो स्थिति बन रही है, इसमें उनको जो मिल जाए वो सब उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए छोटे दल ये अपनी स्थिति जानते हैं और वो बेहतर बार्गेनिंग पॉइंट के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं, इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इस समय वो जानते हैं कि लालू प्रसाद के एब्सेंस में तेजस्वी जैसा अनुभवहीन नेतृत्व अगर उनके प्रति थोड़ी भी झुकाव रखता है या उनको कुछ देता है तो वो उनके लिए विजय की स्थिति होगी। वो सीट जीते या न जीते, लेकिन चुनाव में गठबंधन के रूप में किसी एक जिले या सीट पे चुनाव लड़ जाने से ही वो अपने संगठन और अपनी बातों को थोड़ी मजबूती प्रदान कर पाएंगे। इसी तरह से जैसे आप आरजेडी रालोसपा की बात करें तो रालोसपा मोटा मोटी एक खास जाति का एक दल हो गया है और इससे कुछ भी बिहार के लोगों को आशा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जमीन यहाँ बहुत पहले ही खो चुके हैं। ले दे के अगर थोड़ी सी कोई अगर वोटिंग की बात की जाए कि उनका वोट बैंक है तो वो माले के पास बचता है जो खास पॉकेट में उनके पास है, लेकिन वो भी अपने दम पे सीट निकालने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी गठबंधन के छोटे घटक दल इस समय जो अपनी मांग कर रहे हैं वो अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और उनको जो भी मिल जाए, जो बोल कुछ भी रहे हो, लेकिन उनको जो भी मिल जाए वो उनके लिए विजय की स्थिति हो। जी, तो आखिरकार संदीप जी, जिनको जो मिलेगा उस पर संतोष करना पड़ेगा या वो ब्लैकमेलिंग की स्थिति में या बार्गेनिंग की स्थिति में कुछ दल रहेंगे? कौन से दल, ये जो छोटे छोटे घटक दल हैं, वो थोड़ा बहुत अपनी स्थिति मजबूत रख करके या अपना दावा मजबूत रख करके कुछ बेहतर सीट कॉम्बिनेशन अपने लिए बना पाएंगे? देखिए, मुझे सीपीआई और सीपीएम इन दो को, वामपंथियों में इन दो का एक युग्म मान लीजिए और सीपीआई एमएल एक अलग मान लीजिए। हालांकि ये दोनों सीपीआई और सीपीएम को जो हम मिलाते हैं तो इनकी जो राज्य में वोट प्रतिशत में हिस्सेदारी है वो 2% भी नहीं पहुंचती, और सीपीआईएमएल का जहां तक सवाल है वो 1.5% है, यानी 3.5%। तो इसके मुकाबले तो 2.5% के हिसाब, 2.56% के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा मजबूत दिखते हैं। और जहां तक विकासशील इंसान पार्टी की बात है तो 22 जातियों का वो समर्थन लेने का दावा कर रहा है और 1.7% उनको वोट मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में, जबकि बाकी लोगों का सुपड़ा साफ हो गया था। तो 1.7% एक नई पार्टी के तौर पे आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ, ये 1.7 और दूसरा जो आपको है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यानी जो एक जाति विशेष की पार्टी है। अभी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए और वो खेल खत्म हो गया वहां पे। लेकिन 2.5% वोट सीन बदलता है और 2.5% और इनका जो 2.25% का है विकासशील का, तो ये 3 माने लगभग 3.5 के 4% के आसपास इनका वोट हो जाता है। और मुझे लगता है कि इनको, इन दोनों पार्टियों को थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस करेंगे। हालांकि इनकी डिमांड के अनुरूप तो नहीं होना। इसमें सबसे घाटे में मुझे जो दिख रहे हैं वो लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा पिछले 2015 के चुनाव में एनडीए में थे और तब इनको 23 सीटें गठबंधन में सीट शेयरिंग में इनको हिस्सा मिला था। 23 में दिक्कत ये हुई कि इनको 2 ही सीटों पे ये जीत पाए। तो ये जो 2 सीटों पे ही केवल जीत पाए हैं, तो इसकी वजह से नीतीश के साथ इनका कुछ खास बनता नहीं था। और नीतीश ही चूंकि इनको पार करके आगे बढ़े थे तो एक पर्सनल खुन्नस टाइप की चीज थी, वहां से वो हट गए। लेकिन 23 से अगर कम सीटें मिलती हैं तो ये उपेंद्र कुशवाहा की बहुत बेइज्जती होती है और उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में राजनीति खत्म हो जाती है, जैसे मान लीजिए। क्योंकि उनका डिसीजन था एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाना। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा घाटे का है। बाकी लोगों के लिए अगर सीपीआई सीपीएम को 10 क्या 5 सीटें मिल जाती हैं और 5 सीटों में किन्हीं कारणों से वो दोनों एक एक सीट भी जीत जाती हैं, तो पिछले 2015 और 2009 के चुनाव के हिसाब से वो विजयी हैं, उनको बढ़त मिली है। सीपीआईएमएल पिछले बार 3 सीटें। जी संदीप जी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जो है वो महागठबंधन की तरफ था
तो निश्चित रूप से महागठबंधन को जो वोट मिले, उसमें चाहे राजद को वोट मिले या कांग्रेस को वोट मिले, जहां अपनी अपनी सीटों पर जो भी वोट मिले, उसमें कुछ ना कुछ योगदान जनता दल यूनाइटेड का भी रहा ही होगा। तो गुंजन जी, इस बार क्या हम ये कह सकते हैं कि राजद को पिछले बार जितनी सीटें मिल गई, जैसे उन्होंने सिर्फ 101 सीटें लड़ी थी लेकिन 80 सीटें वो जीत गए थे, या अगर कांग्रेस को देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की थी जितनी शायद बहुत सारे कांग्रेसियों को भी उम्मीद नहीं होगी, तो क्या वैसी कामयाबी जो है उसको फिर से दोहराने की आशा भी इस बार कर सकते हैं राजद और कांग्रेस जो बड़े घटक दल हैं वो? ये बहुत कुछ निर्भर करेगा जातीय समीकरण पर, क्योंकि अंततः बिहार में जो भी चुनावी जो सीन बनता है वो इसी पर बनता है कि किस जाति के कितने कितने वोट हैं और कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, वो किस जाति का है, वो कितना किससे समीकरण बना। इसी वजह से पिछले चुनाव में भी आरजेडी को जो जगह सीटें मिली थी उसकी बड़ी वजह यही थी। दूसरी चीज एक और है कि इसमें बाहुबली होना एक बहुत बड़ी जरूरत है चुनाव जीतने के लिए। और अभी आप देखेंगे कि किसी भी को भी लोग लेकर के पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कहीं पर, मतलब ये जो आरजेडी में एक उपद्रव अभी हुआ वहां पर रामा सिंह को शामिल करने को लेकर के, और काफी पुराने वहां के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन स्थिति कुल मिलाकर के घुमा फिरा के वही बनती है कि रामा सिंह को नहीं तो उनकी पत्नी को सही किसी को शामिल करके उधर देना है, तो बात वही बराबर बन जाती है कि चाहे बाहुबल हो या जाति का बल हो। तो ऐसे में डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो क्या। दूसरी बात एक और यहाँ ध्यान देने की है कि आरजेडी के भीतर भी आपस में जो टकराव, पारिवारिक लड़ाई झगड़े जो चलते रहे हैं लालू जी के परिवार में, उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही। हालांकि अभी फिलहाल वो सतह पर ज्यादा नहीं कुछ आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर तो है ही, खत्म हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कितना वो लड़ पाएंगे, हाँ, ये तमाम चीजें मिलाकर के बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में नीतीश कुमार लग रहे हैं। उनको लगता है जैसे कोई चुनौती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पिछले चुनाव की तरह अगर आरजेडी इस पर भी कुछ परफॉर्म कर पाई, कुछ बेहतर कर पाई तो शायद, लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई पासा पलटने वाला है। जी, पासा नहीं पलटने वाला है। कि जनता भी जो है ना, उसको ना तो कोरोना से फर्क पड़ रहा है, ना शिक्षा ध्वस्त होने से फर्क पड़ रहा है। वो मंदिर मस्जिद चाइना पाकिस्तान ये सब को लेके मस्त है, उसको कोई बेरोजगारी से फिक्र नहीं है, लोग मर रहे हैं उससे फिक्र नहीं है। आप देखिए कि क्या फिगर बिहार में क्या जांच पड़ताल की आ रही है, सब आश्चर्यजनक है। यहाँ कहीं तो कोरोना है ही नहीं, जैसा उस दिन अभिरंजन जी कह रहे थे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो जनता है अंततः वही तय करेगी कि किसको ज्यादा मजबूती मिलेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन शांतनु, आपका आकलन क्या है कि जो महागठबंधन के बड़े घटक दल हैं वो छोटे दलों को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, मतलब वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे, या ये छोटे छोटे दल जो हैं 2-4% भी अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो शायद वो एक विनिंग मार्जिन देने में कई जगहों पर सफल रहेंगे? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आरजेडी और कम्युनिस्ट जहां पे हैं वो आपस में उनके कुछ सेक्शंस निचले स्तर पे मिले हुए हैं और वो वहां पे वोट ट्रांसफर होगा। नॉर्थ बिहार की जहां तक बात है, न तो कांग्रेस का वोट आरजेडी के पक्ष में जा रहा है, न तो आरजेडी का वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ये आप मान लीजिए। और जहां जितने छोटे दलों की आप बात कर रहे हैं, छोटे दलों में से कोई भी अपना वोट ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है। वो सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। और मैं, आप सभी लोग पॉलिटिकल ये हैं, एनालिस्ट हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक दावा है, मैं एक ये करता हूं कि बिहार में इन सभी घटक दलों से ज्यादा वोट नोटा को मिलेगा। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप वोट परसेंटेज देख लीजिएगा, उसमें इन घटक दलों से ज्यादा वोट नोटा को मिलना तय है, जिस तरह से बिहार में संभावनाएं बन रही। जी, लेकिन ये नोटा का प्रतिशत यदि बढ़ता है तो नुकसान किसका होगा शांतनु? आपकी ये हाइपोथेसिस अगर है तो आप ये भी बताइए कि ये नोटा का प्रतिशत बढ़ने का मतलब किसका नुकसान? बिहार में जो स्थिति है, क्योंकि विपक्षी दलों ने शासक गठबंधन को वाकओवर दे दिया है, तो इसमें नुकसान किसी का नहीं है, ये जनता की
बेचैनी बताएगा। जी, चलिए अब आज की इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि महागठबंधन के अंदर भी अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है, लेकिन दावों का दौर शुरू हो गया है और उसमें मोल भाव चल रहा है खूब जोर शोर से। आप तीनों मेहमानों का इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।